कुछ पत्रकारों ने यह भी सवाल कर लिया, क्या आपको बीजेपी से ऑफर है? क्या बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया? इस पर लखमा का जवाब सुनेंगे तो आपको भी होगा कि हाँ, ये बात तो है। ये बीजेपी में जुड़ने के लिए दबाव दिया क्या आप लोगों को? ये सब तो आप लोग जानते हैं, राजनीति है। ये दारू नकली 2 नंबर दारू बेचा है, लेकिन आधिकारिक घर में थोड़ी बनता था दारू। आधिकारिक जो 3 कंपनी है दारू बनाने वाला, शराब नीति, टेंडर, शराब परिवहन, होलोग्राम, जितने भी हैं इससे संबंधित सभी आदेश पर मंत्री के तौर पर उनके हस्ताक्षर हैं। आपको बता दूं कि ईडी को कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसमें तेलंगाना के ठेकेदारी फर्म में करोड़ों रुपए निवेश करने का दावा किया जा रहा है, जो सड़क निर्माण और खनिज परिवार का काम करती है जो फर्म है। इस फर्म में 200 से ज्यादा हाईवा चलता है। इस फर्म का संबंध कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री के करीबी राजू साहू के बताए गए हैं। इसमें तो इसका लड़ाई अंतिम तक लड़ूंगा और आवाज जब तक जिंदा रहेगी बस्तर के गरीब लोग पे लड़ूंगा। ईडी की टीम आबकारी घोटाले की जांच कर रही है और कल कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा से 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इस बीच ईडी के अधिकारियों ने, ईडी की जांच टीम ने कवासी लखमा के सामने कुछ दस्तावेज पेश किए। पूछा, ये दस्तावेज आपके हैं? ये सील साइन आपके हैं? ये सिग्नेचर आपके हैं? इस पर कवासी लखमा ने कहा कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो ये दस्तावेज मेरे हैं, ये मैं कैसे बताऊं। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कल ये वाकया हुआ और ईडी के अधिकारियों ने कल जांच के दौरान, बयान लेने के दौरान क्या कुछ किया वो भी पता चल गया है। कवासी लखमा खुद ईडी दफ्तर से जब बाहर निकले, सुबह गए थे, देर शाम को बाहर निकले और जब बाहर निकलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, तब फिर से उन्होंने लगभग 4-5 मिनट के आसपास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने बताया कि कल अंदर क्या कुछ हुआ। कुछ पत्रकारों ने यह भी सवाल कर लिया, क्या आपको बीजेपी से ऑफर है? क्या बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया? इस पर कवासी लखमा का जवाब सुनेंगे तो आपको भी होगा कि हाँ, ये बात तो है। कवासी लखमा टूटने वालों में से नहीं है। कवासी लखमा ने कहा, मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस का सिपाही हूं, ये बात उन्होंने कहा। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि दादी और कब बुलाया गया है, तब उन्होंने कहा कि कानून की बातें हैं, कानून के दायरे में रहे तो ठीक है और जब भी बुलाया जाएगा मैं पहुंचूंगा। हालांकि 3 दिन बाद फिर से कवासी लखमा की पेशी होने वाली है इस पूरे एपिसोड में और उनके बेटे से भी पूछताछ की गई। उनके बेटे ने जब बाहर निकले हरीश लखमा, तब भी वो पत्रकारों से बातचीत किए। पत्रकारों से लगभग 1.5 मिनट के आसपास उन्होंने बातचीत की। उतने खुले नहीं जितने कवासी लखमा खुलते हैं। वो एक बात बस बोले कि बस्तर की आवाज है कवासी लखमा। इसके अलावा और भी आप आगे वीडियो सुनेंगे कि कवासी लखमा ने कल क्या कुछ कहा, उनके बेटे हरीश लखमा ने क्या कुछ कहा। लेकिन इस जांच के दौरान कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ खुलासे पहले हुए थे, वो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि ईडी ने आबकारी शराब घोटाले मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा किया है। और आपको बता दूं कि ईडी को कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसमें तेलंगाना के ठेकेदारी फर्म में करोड़ों रुपए निवेश करने का दावा किया जा रहा है, जो सड़क निर्माण और खनिज परिवार का काम करती है जो फर्म है। इस फर्म में 200 से ज्यादा हाईवा चलता है। इस फर्म का संबंध कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री के करीबी राजू साहू के बताए गए हैं। इसमें हरीश लखमा का भी जुड़े होने का दावा किया गया है। ये ईडी की जांच में ये बातें आई हैं सामने, इन बातों का जिक्र है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि ईडी के प्रतिवेदन पर ईओडब्ल्यू ने आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, निरंजन दास और आईटीएस अरुणपति त्रिपाठी, एपी त्रिपाठी, जिसे मास्टरमाइंड कहा गया इस पूरे एपिसोड में। भाजपा की जब रमन सरकार थी तब भी एपी त्रिपाठी आबकारी डिपार्टमेंट में मेन हीरो थे और भूपेश बघेल की सरकार आई तब भी अरुणपति त्रिपाठी मेन हीरो यानी कि मेन किरदार में नजर आते रहे। इसके अलावा कारोबारी अनवर ढेबर समेत 71 पर केस दर्ज किया गया है और ईओडब्ल्यू ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ईओडब्ल्यू अभी तक किसी भी आबकारी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दावा है कि आने वाले समय में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। ईओडब्ल्यू की टीम जांच में जुटी हुई है, हर पहलुओं को बहुत ध्यान से देख रही है, जांच भी कर रही है। तो अब सवाल है कि क्या गिरफ्तारी की तलवार कवासी लखमा पर लटकी हुई है? 28 दिसंबर को ईडी ने
लखमा उनके बेटे कवासी हरीश लखमा के घर पर छापा मारा। इसी आधार पर ईडी ने गुरुवार यानी कि कल बुलाया था और कवासी लखमा के पास पुख्ता सबूत हैं। ये दावा किया गया था गुरुवार को जब ईडी ने पोस्ट किया था। अब ईडी गिरफ्तार कर सकती है, ये भी कल से सवाल है। क्या कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा सकता है? अब शायद अगली पेशी हो तो उस दिन कुछ बड़ा अपडेट हो, लेकिन कल से लगातार पत्रकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेट से जुड़े लोग हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, ये बात कह रहे थे कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और जो एक और जानकारी सामने आई है ईडी की जांच में कि आबकारी घोटाले से संबंधित जितने भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं, इसमें सरकार की ओर से लखमा के हस्ताक्षर है। आबकारी मंत्री थे और उनके आदेश से ही कई तरह के फैसले आबकारी विभाग में किए गए हैं। शराब नीति, टेंडर, शराब परिवहन, होलोग्राम, जितने भी हैं इससे संबंधित सभी आदेश पर मंत्री के तौर पर उनके हस्ताक्षर हैं। कवासी लखमा आबकारी मंत्री, कोंडा से विधायक, कांग्रेस के दिग्गज नेता। इसके अलावा एक और पड़ताल में खुलासा हुआ ईडी की पड़ताल में कि लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन मिलता था। ये पिछले दिनों में हमने बताया था, ये ईडी की जांच रिपोर्ट में सामने आया है और जब्त डायरी और मोबाइल चैट से इसका खुलासा हुआ है। कवासी लखमा के पास या फिर उससे जुड़े लोगों के पास से कोई डायरी बरामद हुई है और चैटिंग भी हुई है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि हर महीने 50 लाख रुपए मिलते थे। जब्त डायरी इस बात का खुलासा कर रहा है। इसके अलावा पैसा ओएसडी जयंत देवांगन के पास जाता था और सिंडिकेट से जुड़े लोग पूर्व मंत्री के करीबी हैं। ईडी लखमा के करीबी कांग्रेसी नेता राजू साहू, इसके अलावा राजभुवन कुशवाहा, सुशील ओझा और तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन की भी जांच कर रही है ईडी और सभी से पूछताछ की तैयारी है। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। आगे आप सुनिए कवासी लखमा ने कल जब 8 घंटे की पूछताछ हुई, निकलने के बाद क्या कहा वो भी आप सुनिए, उनके बेटे ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। जो कुछ कागज मंगाए थे तो कागज जमा किया और कुछ बातें साहब लोग ने पूछे तो उसका जवाब दिया और कुछ कागज बचा है उसको और कुछ दिन का समय मांगाऊंगा और दूंगा। संपत्ति का बेरा मेरा परिवार का मेरे बेटी का, मेरा पत्नी का मैं अलग रहता हूँ तो उनका दिया। अभी बड़ा बेटा का, बहू का देना है। कोई बात बदतमीजी नहीं हुआ, आराम से मतलब चाय ना सकती मेरे पूछ रहे थे, मैं चाय तो पीता नहीं तो इसलिए कोई परेशानी नहीं। ये बातें अंदर कोई भी बात हुआ अभी सार्वजनिक करना अच्छा नहीं है। कानून को कानून जैसा ही मानना है, तो क्योंकि कानून को मानने वाला कांग्रेस पार्टी का मैं मेंबर हूँ तो उसको बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को विधानसभा में, इस समय 4 दिन का विधानसभा में बस्तर के गरीब लोगों का आवाज, एनएमडीसी, बैला डीला, जब एक बार बस्तर जल रहा था, सलवा जुड़ों के समय भी मैं लड़ाई लड़ा, हजारों आदिवासी तेलंगाना आंध्रा भगाए। उसी प्रकार अभी बस्तर सुरक्षित नहीं है। मैं एक तो गरीब व्यक्ति हूँ, आदिवासी आदमी हूँ, तो आदिवासी गरीब लोगों के लिए मेरे को एक मध्य में कानून है, सावधान है विधानसभा में उठाना, चाहे रोड हो, पुल पुलिया हो, गलत हो रहा है, गाड़ी कमाई का पैसा है। उसी के बाद नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में मेरे को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये जो लफड़ा चल रहा है, मेरा पूरा तरह आरोप है इस सरकार के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण ये मेरे को परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ और गरीब व्यक्ति हूँ, तो इसका लड़ाई अंतिम तक लड़ूंगा और आवाज जब तक जिंदा रहेगी बस्तर के गरीब लोग भी लड़ूंगा। और उसके मैं एक ईडी वाले से छोटा सा सवाल कर रहा था, मैं तो घोटाला हुआ बोल के पता नहीं, मैं घोटाला कबूल कर नहीं रहा हूं, लेकिन अब मीडिया जांच हो रहा है, कुछ लोग अधिकारी अंदर है, लेकिन उन्हीं लोग आप लोग उस आधार पर जांच कर रहे हो। ये दारू नकली 2 नंबर दारू बेचा है, लेकिन अधिकारी घर में थोड़ी बनता था दारू,
अधिकारी जो तीन कंपनी है दारू बनाने वाला, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? बना तो होगा, अगर आप लोग के हिसाब, मेरे हिसाब से तो नहीं है, आपके जांच के हिसाब से तो बना है, तो वही दारू दुकान वाले बनाए ना, और कंपनी वाला बनाया है, उनके ऊपर जांच करो। ये लेकिन बीजेपी में शामिल होने का कोई ऑफर आपको मिला क्या? क्योंकि हमेशा बोलते हैं अधिकारी लोग दबाव बनाते हैं। ये बातें मेरे से नहीं हुआ है, और मेरे उन लोग जानते हैं कि मरेगा जिएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा दबाव में आएगा नहीं, इसलिए शायद मेरे को कोई नहीं बोला। सवाल जवाब नहीं, आपके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई करवाई जा रही है जो विधानसभा में आपने। इस गरीब लोगों को ले कुतुलनार में आदिवासी बच्चे लोगों को गोली मारना, और तुम्हारा वो आश्रम हॉस्टल का बच्चे मरना, आश्रम में हर बच्चे के ऊपर 50 रुपया लेना, तो ये सारे बातें उठाए, नगर को निजीकरण की बातें उठाए, और हमारा बैलाडीला को, बस्तर को बर्बाद करने का बात उठाए। बस्तर के लोग सुरक्षित नहीं है। जब तेलंगाना में जब चलवा जुड़ूंग समय हजारों आदमी भगाए, अभी भी लोगों को परेशानी है। वही बात उठाने से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ चुका है। हाँ, जो पूछे उसका जवाब दिया। क्या क्या पूछा गया? अब पूछे और क्या तो जानकारी देने के लिए आप लोगों ने और समय मांगा है कुछ? हाँ, अभी और दस्तावेज ला के देना है, बाकी क्या किसी का नाम लेने के लिए भी कहा गया? क्या किसी का नाम लीजिए या कोई और? नहीं। कोई दबाव बनाया गया? कोई परेशानी? क्या क्या सवाल जवाब हुए सर आप लोगों से? सवाल क्या या सवाल कुछ है? संपत्ति से जुड़े हुए थे या घोटाले से जुड़े हुए थे? किस तरह के सवाल? ये बीजेपी में जुड़ने के लिए दबाव दिया क्या क्या आप लोगों को? ये सब तो आप लोग जानते हैं, राजनीति है। तो दबाव राजनीतिक प्रकरण में फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ही है। एक ही तो आदमी है कवासी लखमा जो बस्तर की बात करता है। क्या नगरीय निकाय उनको देखते हुए भी ये सब हो सकता है।